डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानना है। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। कूलम्ब्स लॉ, it is still valid for your point charges. So point charges means when the two charges are lying on the same axis. जब कोई दो चार्ज सेम एक्सिस पे लाई होता है, मान लो एक चार्ज है 1 और दूसरा चार्ज 2 है, इस पे Q1 है और इस चार्ज की वैल्यू Q2 है। दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो जैसे ये चार्ज रिपेल करेगा, यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पहले ही नोट्स में ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुका है पहले के क्लास में। तो जो रिपेल करेगा इट मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगता है और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के लिए कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशन है कि जो भी चार्ज एप्लीकेबल में पार्टिसिपेट करेगा वो सेम एक्सिस पे होना चाहिए, और दूसरा उन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। अगर रियलिटी में बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। काफी स्मॉल डिस्टेंस होता है तब जाके ये फोर्स वर्क करेगा, ये लॉ वर्क करेगा। सिमिलरली जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में 11th की थ्योरी में हम लोग पढ़ते थे क्या, कि जब कोई दो मासेज है सेम एक्सिस पे रहेगा, m1 m2 दो मासेज आ रहा है, दोनों मासेज पे हम लोग क्या काम करते थे कि दोनों मासेज को स्मॉल दूरी पे रखते थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एनालाइज हो जाता था। सिमिलरली कूलम्ब्स लॉ भी है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, मैग्नीट्यूड जो है इन फोर्सेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दो चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गया। इसका क्या मीनिंग निकला कि जो नेट फोर्स है वो KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। नाउ अगर ये मैग्नीट्यूड है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। अभी मैग्नीट्यूड पे वर्क करेंगे, वेयर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी यहां पे लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब यह समझना है कि ये दो चार्जेस कहां रखा हुआ है। सो व्हेन द टू चार्जेस इज प्लेस्ड वेयर इन वैक्यूम, कहां रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। तो वैक्यूम में रखने के बाद इस K की जो वैल्यू है वो 1/4πε0, और ये ε0 की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, बिकॉज इस K की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की, ε0 इज व्हाट, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये कंडीशन कब क्रिएट हो रहा है, जब दो चार्जेस को हम लोग कहां रख रहे हैं, वैक्यूम में। इन दो चार्ज को अगर मीडियम बदल देंगे तो इस परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर इसका मीडियम बदल जाएगा तो इसकी परमिटिविटी की वो आगे देखेंगे लेक्चर में। अभी मैग्नीट्यूड पे विचार करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग क्या क्या एप्लीकेशंस हो गए, कि क्या क्या शर्तें हैं, अगर वो फुलफिल हो जाएगा तो कूलम्ब्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होगा। एक बार इसके ऊपर भी ध्यान से देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जब कोई पॉइंट चार्जेस है, इट इज स्टिल वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, और कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस कहां होना चाहिए, एक एक्सिस पे होना चाहिए, एक बात। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशनल डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, तो कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। अगर वो वैलिड हो रहा है
तो मतलब क्या हो रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज directly proportional to the products of their charges and inversely proportional to their square of the separational distances between them. ये होना चाहिए. नाउ अगर हम एक चीज और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को समझना है कि इन दो चार्जेस को के कंडीशंस को थोड़ा चेक कर लेते हैं. तो अगर देखे जाए तो यहाँ पे ये Q1 Q2 है. तो ये दो चार्जेस अभी अगर इनका प्रोडक्ट देखा जाए तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है. तो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा. ये क्या करेगा? रिपेल करेगा. फोर्स 112 एंड फोर्स 2. देखो अगर ये दो चार्जेस आपस में इस तरह से रखा गया हो और ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे को, अगर ये प्रोडक्ट इनका लेस देन 0 है तो ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. यानी प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो अट्रैक्शन और प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो रिपल्सन. यह कूलम्ब्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है. अब और आगे थोड़ा सा समझते हैं इस वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, तो थोड़ी सी और भी बातें कूलम्ब्स लॉ के अंदर की डीप में समझ में आएगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय काफी मददगार होगा. ओके, नाउ कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ध्यान से समझेंगे क्योंकि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू make one axis coordinate system. This one is the x-axis and this one is your y-axis. Here this will be the 0. Now this is the origin. The one charges is settled with the distance of this one, here the Q1 charges. Another will settle with the distance of R2, this is the Q2, and this is the separational distance R21. It means R2 minus R1. Two charges, similar attraction या repulsion. So force on 1 2 and this here the force on 2 1. Now when we talk about the force on 2 due to 1, this is the vector. This is the vector force on 2 due to 1. What is this? K Q1 Q2 by magnitude of this force, this separation distance, sorry, का square, R21 का square, and we have to put it there the vectorial representation also. Yeah, you can say unit vector R21, F21. Similarly F12. Now we can put K Q1 Q2 by R12 का square and this one is the R12 unit vector. When we find the R21, here, R21 unit vector, we can find here R21 by R2 magnitude of R21 by the vector, and similarly R12, this in what? R12 upon what? R12 का magnitude. Now put it here. F21 is what? K Q1 Q2 by R21 का whole cube and R21 vector by what? R12. Okay, so this is the F21 representation, and R21 is equals to what? क्या हो जाएगा? Minus of R12. Put it here. So F21 is equals to minus of F12. It means what? It is an action-reaction pair. It is an action-reaction pair. It is an action-reaction
रिएक्शन पेयर, यानी इट ऑलवेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. So entire conditions, where I repeat again. So first of all, what do you mean by Coulomb's law? So basically Coulomb's law is the electrostatic force application law. In this law, when the 2 point charges are settled on the same axis with a small separation, then this force is acting, and this force should be what? This force should be what? F is directly proportional K1 Q2, directly proportional 1 by R square, and F should be equals to what? K Q1 Q2 by R square. This is the magnitude form. This is the magnitude form of electrostatic force. When the product of their forces are greater than 0, it means the forces which are acting between the two charges, what? Repulsion. और जब less than 0 हो जाता तो क्या होगा? Attraction. अगर ये दो चार्जेस कहाँ रखे गए हुए हैं? अपने वैक्यूम में रखा गया हुआ है, तब उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी. आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे कि वैक्यूम में अगर नहीं रखा जाएगा, कहीं किसी और मीडियम में रखा जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अलग अलग हो जाती है. तो वैक्यूम के लिए ये वैल्यू आ गई, के की वैल्यू इतनी हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सी स्क्वायर. इसी का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फुलफिल करता है. और कैसे करता है उसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने R1 R2 के बीच में, इसके बीच का सेपरेशनल डिस्टेंस को देखा, उसके बाद हमने F21 निकाला, F12 को यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे रखा है, तो लोगों तो ये क्या हो गया? इट इज एन एक्शन रिएक्शन पर इट ऑलवेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो क्या क्या हो गया है? टू Coulomb's लॉ इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. दूसरा, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, इट ऑलवेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हेन द चार्जेस लाई ऑन द सेम एक्सिस. अदर एक्सिस पे होगा तो ये फॉलो नहीं करेगा. दो बातें क्लियर हो चुकी है. और मीडियम के बदलने पे Coulomb's लॉ की वैल्यू बदलेगी, फ्री स्पेस पे वैल्यू अलग रहती है, और डिफरेंट मीडियम्स के लिए वैल्यू डिफरेंट होगा. ओके.